ये हमारे दो सिद्धांत सीखे थे हमने, और सिद्धांत को याद करने के लिए तरीका भी बताया था कि इस तरह से अगर हमारी उंगलियां हों तो ये प्रस्पंद है, ये निस्पंद है, ये प्रस्पंद निस्पंद, तो इस तरह चलती आती है वेव, और जब यहाँ पर आकर इस पर टक्कर मारेगी, अगर ये बंद सिरा है तो जो हमारा दबा हुआ हिस्सा था, यानी कि जो संपीड़न था, वो संपीड़न के रूप में वापस चला जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो संपीड़न जो था यहाँ पर विल्डन था, वो विल्डन संपीड़न आगे चलते रहते। ठीक है ना, इसका मतलब उसमें फेज डिफरेंस हो जाता है और इसके अंदर फेज डिफरेंस नहीं हुआ। तो हमने ये निकाला था कि खुले सिरे पर प्रस्पंद और बंद सिरे पर निस्पंद होता है। सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश की थी कि इसकी प्रथम विधा, प्रथम या मूल, हम लोगों ने देखा था कि अगर सबसे कम, अगर हम ये देखें कि इस पाइप के अंदर सबसे पहली स्थिति में ऐसा कब हो सकता है कि जबकि दोनों खुले सिरों पर तो प्रस्पंद हो, है ना, वो केवल सबसे पहले कब हो सकता है जबकि हम ऐसा होगा या कैसे होगा, दूसरा होगा। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ, तो अब कैसे बनाना चाहिए कि ऐसा हो, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि अगर ये एल है लंबाई, तो इसकी सरल विधि हम लोगों ने क्या निकाली थी कि हम देख लें कि इसके अंदर कितना लैम्डा बन रहा है, एल लंबाई में कितने लैम्डे बन रहे हैं। सबसे पहला देखा यहां पर एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आया इसके अंदर, ठीक है। तो हमको ये पता है कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, इसलिए लैम्डा क्या होता है, v अपॉन न्यू, ठीक है। इसलिए l क्या हो जाएगा, 2l लिख सकते हैं इसको, 2l, लैम्डा की वैल्यू रख रहे हैं अब अपन v अपॉन म्यू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू रखा, तो ये v अपॉन न्यू हो गया और ये 2l हो गया, ठीक है। इसलिए न्यू कितना हुआ, v अपॉन 2l, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मूल विधा। इसको निकालना कितना सरल रहा, हम लोगों ने कोई ना इसके अंदर कठिन इक्वेशंस यूज की ना कुछ किया। अब हम इसकी द्वितीय विधा देखें, अगर इसकी द्वितीय विधा देखते हैं तो कैसे बनेगी, अब यहां कितना लैम्डा बन रहे हैं, एक लैम्डा तो, आधा लैम्डा तो ये है और चौथाई चौथाई ये है, कितना, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, इसको मिटा दूं या रहने दूं, यहां पर इसको लिख देते हैं बस यहां पर। अब दूसरे केस में द्वितीय आवृत्ति क्या होगी इसकी, अब इसको कैसे निकालोगे, एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू लेमडा या 2 लेमडा बाई 2, बिल्कुल सही है, या तो लेमडा लिख सकते थे या 2 लेमडा बाई 2 लिख सकते हैं। अगर हमने केवल इसको काट दिया तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा, और लेमडा क्या पता था हमको, वी इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू, तो ये हो गया वी अपॉन न्यू। तो न्यू क्या हुआ, न्यू कितना हो गया, वी अपॉन एल। अब इसको हम लिख सकते हैं 2v अपॉन 2l, ठीक है।
अब तीसरा देखिए, तीसरा बनाइए जरा, कैसे बनेगा? यहाँ L इज इक्वल टू कितना हुआ? देखो एक लैम्डा तो ये हुआ और आधा लैम्डा ये हो गया, तो 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। L इज इक्वल टू, इसलिए लैम्डा कितना हुआ? 2L अपॉन 3, या इसको उस डायरेक्ट न्यू वाले मेथड से करो। अपने को पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू रख दिया 3 वी अपॉन 2 म्यू इज इक्वल टू एल। तो न्यू कितना हो गया? 3 अपॉन 2L, ठीक है। तो यहाँ न्यू इज इक्वल टू आया 3V अपॉन 2L। इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, हमारा पहला वाला अगर ये मान लीजिए न्यू 1 था, तो ये कितना होगा? और ये, इसका मतलब गुणावर्तियां किस रेशो में हुई? गुणावर्ती हो गई है। सबसे पहले तो हुई μ1, फिर 2μ1 और फिर 3μ1। इसका मतलब ये हो गया कि प्रथम गुणावर्ती, द्वितीय गुणावर्ती और तृतीय गुणावर्ती। इसमें एक बात ध्यान रखने की बात है कि गुणावर्ती का जब हम बात करते हैं तो जो जितना गुना होता है उसको ही उतनी गुणावर्ती कहते हैं। यानी कि इसको हमेशा हम, अगर मान लीजिए ये लिखा नहीं होता तो इसको हम क्या कहते? हाँ, यानी कि तृतीय गुणावर्ती, तृतीय गुणावर्ती। और मान लीजिए हमारे पास ये लिखा होता दोनों, तो ये होती है द्वितीय गुणावर्ती और ये तृतीय गुणावर्ती। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि अगर मूल विधा की जगह वो दे दें कि तीसरी गुणावर्ती, तो हमें पता होना चाहिए कि तीसरी गुणावर्ती का मतलब है 3μ1, जबकि μ1 इज इक्वल टू V1 2L है। ये बात क्लियर है? अब हम लोग इसी बिल्कुल सिद्धांत पर आ जाते हैं जबकि बंद हो ये, ठीक है। अब बंद के अंदर देखिए अब क्या फर्क होगा, केवल बहुत सिंपल बात है, और इसको अपन सीधा वाला ही करेंगे, इसको कोई अभी अपन कठिन रास्ते में नहीं जा रहे। हम लोगों ने कहा था यहाँ पर जो संपीड़न है वो संपीड़न के रूप में जाता है, और यहाँ पर क्या बनता है? बंद सिरे पर निष्पंद। बंद सिरे पर निष्पंद बनेगा और खुले सिरे पे प्रस्पंद बनेगा। तो हमारी सबसे पहले मूल विधा क्या हो सकती है इसके अंदर? यहाँ पे तो प्रस्पंद बन गया और ये निष्पंद बन गया, ये फर्क हुआ है यहाँ पर। अगर हम पहला निकालें, पहली गुणावर्ती निकालें, सबसे पहले गुणावर्ती निकालें, मूल विधा, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना है? लैम्डा बाई 4। बहुत सरल मेथड निकाल लिया अपन लोगों ने ये। L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। अपने को पता है कि V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? V अपॉन 4 न्यू इज इक्वल टू L, इसलिए न्यू इज इक्वल टू V अपॉन 4L। ये मान लो μ1 है, मूल विधा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कहीं परेशानी आई हो तो? अब हम देखें कि उसके बाद कौन सी होगी, अगली विधा कौन सी होगी, देखें जरा। अब ये कैसे बन सकता है जबकि अपने को पता है यहां तो ओपन बनना है और यहां पर बंद बनना है।
इसका मतलब एक तो हमारा बन गया यूं, दूसरा बना ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। आप देखो बनाने की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर अपने को प्रस्पंद बनना है और यहां निष्पंद बनना है, तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा, इसके अलावा कोई भी डायग्राम नहीं बन सकता। ठीक है, इसके अंदर हम देखें अगर अगली विधा में, तो L इजिकल टू कितना है, ठीक है, और हमको पता है लैम्डा इजिकल टू वी अपॉन न्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 वी अपॉन म्यू, ठीक है, वी अपॉन न्यू, ठीक है, तो इसमें न्यू कितना आएगा 3/4 वी, हाँ एल तो आएगा, एल कहीं जाएगा नहीं, ठीक है, सो 3V/4L, और ये क्या आया था V/4L, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इसका मतलब ये क्या हुआ, यहां पर जब ये अगर पहली विधा थी तो नेक्स्ट विधा आई वो 3 आई, यानी कि कौन सी गुणावृत्ति हुई, तृतीय। अब यहां पे एक बड़ा चक्कर पड़ गया कि हमने वहां देखा था, वहां पहली गुणावृत्ति जो मूल थी, मूल की पहली बनी और दूसरी बनी, है ना, फिर दूसरी से ऐसे बनते गए। यहां पे क्या था, जो हमारी मूल विधा थी यानी कि प्रथम जो थी उसकी 3 गुनी बनी, यानी दुगनी वाली मिस हो गई। ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, क्या चाहते पूछना? हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब इसको विषम और सम को अपने को याद नहीं, अपने को देखना है क्यों हो रहा है, ये कितना सीधा तरीका है, इसके अंदर कहीं कोई गणित नहीं लगानी है, इससे सिंपल आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा ये। अब अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो कैसे बनेगी, कुछ बता सकता है कोई बच्चा? अब आप तो वैसे ही पता लगा सकते हो इसका क्या आंसर होगा, ठीक है ना। अब जो अगली होगी इसके बाद वो होगी 5/1, वेरी गुड। तो इसमें यहाँ पे 1, 3, 5 की गुणा वृद्धि है, इसलिए हम इसको लेकर हम द्वितीय गुणावृत्ति नहीं बोलेंगे। मैंने आपको सिद्धांत सिखाया है कि जो अगर ये 3 से गुणा होता है मूल विधा का तो वो तृतीय कहलाएगा, अगर 2 से गुणा होता है तो वो द्वितीय कहलाएगा। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने देखा था कि जब 2 से गुणा हो रहा था तो द्वितीय कहलाया था। इसका मतलब यहां पर जो सम है वो सब मिस हो रहा है, इसके अंदर 1, 3, 5 यही संबंध पॉसिबल है, यहां पे दूसरी विधा पॉसिबल नहीं है। हाँ बच्चा बोलो, कोई पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं कुछ? समझ में आ रहा है ना कि दिक्कत हो, किसी बच्चे को दिक्कत हो बताना, मैं दोबारा बता सकता हूं अभी। आखिर में आप बैठे, आपको समझ में आ रहा है? गुड। बच्चे आप बताओ, आपको आ रहा है समझ में? श्योर? तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर एक सिरा बंद हो तो इसकी गुणावृत्तियां होती हैं न्यू, पहली तो होती है न्यू1 इज इक्वल टू 3, यहां पे हम लिख रहे हैं ना पहली वाली V/4L, न्यू क्या है V/4L, और दूसरी क्या है ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन में हमेशा याद रहे, यहाँ पे इसलिए लिख लिया इसको यहाँ पे। अब हमारे पास समस्या ये है कि अगर इस तरह के हमको दोनों कंडीशंस पता है तो इसका हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि लग तो बहुत सरल रहा है देखने में ये, लेकिन क्या हम इस सरल चीज को क्वेश्चन के आंसर में ही उतनी सरलता से बदल सकते हैं? अपन करते हैं जो 2003 में IIT में क्वेश्चन आया है,
मैं आईआईटी वाले सारे क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ आपको, इससे आपको लग जाएगी आईआईटी वाले क्वेश्चन कितने सरल होते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि एक खुला पाइप है, इसको अचानक से बंद किया जाता है, एक सिरा बंद कर दिया गया। ठीक है, और इसके कारण आवृत्ति में बंद सिरे वाले बहुत सरल है। इसके कारण, जिसको बंद कर दिया हमने, बंद कारण के क्या हुआ, इसके कारण बंद सिरे वाले पाइप की आवृत्ति, ये लैंग्वेज इसलिए लिखी गई है कठिन क्यों, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो, है बहुत सरल। सिरे वाले पाइप की आवृत्ति 100 बढ़ जाती है, 100 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि जो हमारे खुले पाइप में अचानक से इसका एक सिरा बंद कर दिया गया, इसके कारण बंद सिरे वाले पाइप की आवृत्ति कौन सी आवृत्ति बढ़ जाती है, the fundamental frequency of the open pipe, then the fundamental frequency of open pipe। ठीक है, अब सुनो दोबारा इसको क्या कह रहा है। एक खुला पाइप था जिसका कि अचानक से एक सिरा बंद कर दिया गया, इसके कारण बंद सिरे वाले पाइप की आवृत्ति खुले वाले पाइप की मूल आवृत्ति से 100 बढ़ जाती है। यानी कि अगर खुले पाइप की आवृत्ति मान लीजिए 50 थी, तो 50 प्लस 100 150 हो गई। तो कह रहा है कि खुले पाइप की मूल विधा क्या होगी, या इसको और एक थोड़ा सा इसके अंदर जोड़ देते हैं, बंद सिरे वाले का गुणावृत्ति। ठीक है, अब ये हिसाब, अब बताओ जरा क्या होगा। क्या आंसर बताया? अच्छा, वहां बैठा है क्या छिपा? मैं उधर दूर देख रहा था कहाँ बैठा हुआ है। और करने की कोशिश करो दोबारा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो क्या है। एक खुला पाइप अचानक से इसका एक सिरा बंद कर दिया गया, इसके कारण बंद सिरे वाले पाइप की तीसरी गुणावृत्ति 100 हर्ट्ज से बढ़ जाती है। 100 हर्ट्ज
बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि अगर खुले हुए पाइप की जो आवृत्ति थी उससे 100 बढ़ गई, जो खुले वाले पाइप की आवृत्ति थी उससे 100 बढ़ गई, क्लोज वाले पाइप की तीसरी गुणावृत्ति। इसको आप शुरू कैसे करोगे क्वेश्चन को, ये वाला मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट आप करना उसको, है ना। पहले इसको ही मैं बता दूं, क्योंकि अभी आपको अचानक से शुरू करना नहीं आएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है कि खुले पाइप की कोई गुणावृत्ति होगी, खुले पाइप की मूल विधा। खुले पाइप की मूल विधा क्या होती है? इसको हमेशा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही करना है। अपन ने यहां निकाल रखी है V बाई ओपन, ओपन पाइप है तो इसको लिख दिया अपन ने VO। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसके कारण बंद सिरे वाले पाइप की तीसरी गुणावृत्ति। तो अब तीसरी क्या होगी, बंद बंद पाइप की तीसरी गुणावृत्ति। यहां देखा अपन ने, अगर बंद पाइप की तीसरी गुणावृत्ति कौन सी होती है, 3V/4L। ये दो चीज तो दी हुई है यहां पर। तीसरी क्या चीज दी हुई है, उसने कहा है बंद सिरे वाले की तीसरी गुणावृत्ति यानी कि VC 100 बढ़ जाती है VO से। यानी क्या कह रहा है ये, VC म्यू सी इज इक्वल टू किस, क्या बढ़ जाती है, म्यू ओ से 100 बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये VC क्या हो जाती है, V0 की खुले पाइप की मूल आवृत्ति से, खुले पाइप की मूल आवृत्ति कितनी है V0, इससे 100 बढ़ जाती है, 100 बढ़ गई क्लोज पाइप की। तो अपने पास क्या इक्वेशंस आ गई, 1, 2 और 3। अब अपने को खुले पाइप की विधा निकालनी है μ0। अब निकालो, अब तो 3 इक्वेशन सामने आ गई। ये IIT का क्वेश्चन है, हैं? बेटा इनको अगर करने लग जाओगे तो PMT के क्वेश्चन तो बहुत ही सरल होंगे। मैं इसलिए थोड़ा सा बताऊं, इसमें दिमाग तो लगे थोड़ा सा, क्या करना चाह रहे हैं, हल्का सा दिमाग लगता है, वैसे कठिन नहीं होते क्वेश्चन ये, इसमें हल्का सोचना पड़ता है कि कैसे निकालें। अपन ने जो लिखा हुआ था उसी को तीनों को लिखा है भी। खुले पाइप की मूल विधा, इसका सिरा बंद हो गया, बंद पाइप हो गई, इसकी बंद पाइप की तीसरी गुणावृत्ति खुले पाइप की मूल आवृत्ति से बढ़ गई, यानी खुले पाइप की मूल आवृत्ति μ0 है, उससे 100 बढ़ गई। तो अपने से क्या कह रहा है वो, खुले पाइप की मूल विधा क्या होगी, μ0 की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। अब बताओ, क्या बेटा, दिस वन आंसर। और बताओ, भैया ने बताया है 200। और देखो जरा, और कोई बताओ, करो करो सॉल्व करके देखो, असली में यही काम आने वाला है आपको। सौ, चलो दूसरा आंसर है, ठीक है। और बताओ, तीसरी जने ने भी 100 बताया। और बताओ, चलो चौथे ने भी 100। और करा कैसे ये भी पूछूंगा फिर।
चलो आप देखो इधर, हमारे को क्या करना है बच्चे, इधर देखो, अब हमें क्या करना है, वी ओ निकालना है। इसका मतलब वी सी गायब होना चाहिए, यानी कि वी सी अगर वी ओ की फॉर्म में आ जाए तो हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन। वो इससे हम यूज कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है यहाँ पे वी सी और वी ओ जीरो में कोई रिलेशनशिप क्या है? अगर हम भाग दे देते हैं वी सी को म्यू सी और अपॉन म्यू जीरो तो क्या आएगा, 3v अपॉन 4l अपॉन v अपॉन 2l। तो ये v से v कटा, l से l कटा, 2 इधर चला गया, ठीक है ना। सो 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया, ये हो गया 3 अपॉन 2। इसलिए 2vc, यानी कि vc की क्या लिख सकते हैं, vc इज इक्वल टू 3/2 v0 म्यू जीरो। हाँ हाँ म्यू सी। ये बात समझ में आई है नहीं? इसमें कोई गलती हो तो बता दो, ठीक है। म्यू सी इज इक्वल टू 3/2 म्यू जीरो। अपने म्यू जीरो तो निकालना था, सिंपल ये दो गणित की छोटी सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। अपने को दो अननोन पता है, दो अननोन से निकालना है दो इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, 2 अननोन केवल। अब हमने यहाँ वीसी की वैल्यू रख दी, 3/2 म्यू जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो प्लस 100। इसको इधर ले आए म्यू जीरो को, तो क्या हुआ, म्यू जीरो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। तो क्या हो गया, एक कितना हो गया, 3/2 में से एक घटाते हैं तो म्यू जीरो अपॉन 2 इज इक्वल टू 100। तो म्यू जीरो कितना आया, 200। एक बच्चे ने, होशियारी ने बहुत अच्छी तरह दिया था आंसर, आई एम वेरी हैप्पी, ये बहुत अच्छे। हाँ वो भी सही है, ये तो मैंने सरल तरीका बताया करने से, लेकिन आपने जो करा है वो भी बिल्कुल करेक्ट किया है। आया था तो 200, हाँ तो 200 बोलना चाहिए था ना, 200 ही है इसका आंसर। लेकिन आपको मैं केवल तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो आईआईटी के वो बड़े 30 मार्क का क्वेश्चन होते हैं। इसको आप बार बार समझ लो कि कितने सरल होते हैं क्वेश्चन ये। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना था कि आपको यहाँ पर हमें म्यू जीरो निकालना है जब, तो म्यू सी को गायब करना है, और ये दो इक्वेशन के हिसाब से म्यू सी गायब कर सकते थे, क्योंकि हमको पता था कि म्यू सी और म्यू जीरो का क्या रिलेशन यहाँ दिख रहा था, 3/2, इसको 3/2 से गुणा कर दो तो वी सी आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, म्यू सी इज इक्वल टू 3/2 म्यू जीरो, कर सकते थे नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने क्योंकि बच्चे कुछ सरलता से करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो अपन ने इसको करके दिखाया कि ये क्यों हुआ ऐसा। अदरवाइज तो आप केवल इसको देखते तो अपन ये लिख सकते थे, यहाँ पे इसको ये लिखा हुआ है 3v अपॉन 4l, ठीक है। इसको अपन लिख सकते थे 3/2 v अपॉन 2l, लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाता, 3/2 म्यू जीरो, ठीक है। वो तो वन स्टेप में हो जाता। ये जैसे ये निकालते इसके अंदर रखा, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल एक सिंपल समीकरण को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल। वो भी इस प्रश्न में किसी को भी कोई शंका? अब जिसका 100 निकला था वो मुझे बताओ कि 100 कैसे आया था, वो पता होना चाहिए, क्योंकि कैसे निकला 100 वो गलती अपनी दूर हो जानी चाहिए इस स्टेज पर, जब भी अपने एग्जाम में फायदा हो सकता है। बताओ बेटा क्या गलती हुई थी आपसे जब 100 बताया आपने? इधर से किसी बच्चे ने बताया था ना पीछे, लेकिन आप समझ गए ना क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको लिख लो, और जब जो प्राप्त करना है उसको देखो, उसको लिखने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन कभी मत सॉल्व करो। हमेशा क्या दिया हुआ है जैसे आप लिखोगे तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि कैसे निकालना है, कि इसका अंतर कैसे हो या कि इसका हल कैसे हो। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 करके देखें। ये क्वेश्चन अपन इसलिए कर रहे हैं सारे, क्योंकि इस चैप्टर में से हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आए हो, कभी नहीं हुआ। एक चैप्टर में से हमेशा आते हैं बेटा, आज तक कभी नहीं हुआ।
ये चैप्टर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए अपना। अब एक क्वेश्चन है, एक स्टील की छड़ को बीच में से क्लैंप, क्लैंप का मतलब रोक दिया उसको, मतलब यानी कि अगर आपके ये रॉड है, ये रॉड है मान लीजिए स्टील की, क्लैंप करना मतलब हमने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ये क्लैंप हो गई, ठीक है ना, इसको हमने क्लैंप कर दिया। तरंग की मूल विधा दी हुई है 2.53 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज ध्यान रखना, किलो हर्ट्ज। और रॉड की इसकी लंबाई है, छड़ की लंबाई है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि आप ध्वनि की गति बताइए। – 2008 का IIT का क्वेश्चन। इसका चित्र बना देता हूं इससे कि आपको करने में सरलता हो जाए। ये एक रॉड है स्टील की, इसको बीच में से हमने क्लैंप कर दिया, पहले तो बताओ कि इसके अंदर अनुदैर्ध्य तरंग होगी या अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कैसे हो सकती है बेटा? अनुप्रस्थ जब हो सकती है जबकि वो पार्टिकल उस दिशा के परपेंडिकुलर चल रहे हो। इसके तो परपेंडिकुलर कैसे चलेंगे? ये तो लोहे की छड़ है, ये तो लोहे की छड़ के केवल तरंग की इसके अंदर चल सकती है अनुदैर्ध्य। पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि मन में अनुदैर्ध्य, ये एग्जाम में दिया नहीं था, पहले तो बच्चों को ये सोचना पड़ेगा कि अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य तरंग है, अब इसका आंसर निकालना है। फोर मार्क्स का क्वेश्चन था ये, और आप लोगों को करने में इसको टाइम लेना चाहिए मेरे हिसाब से 1 मिनट। कौन ने बोला? और बताओ। ध्वनि की गति मतलब ध्वनि की तरंग की गति। स्टील के अंदर है ना, यहाँ पे अगर हमने टंक मारा है कोई पत्थर या कोई चीज़ या ट्यूनिंग फॉर्क से मारा, तो इसमें जो तरंग जो चलेगी उसकी अपने को निकालना। सिद्धांत याद रखो, खुले सिरे पर प्रस्पंद बनता है और बंद सिरे पर निस्पंद बनता है। तो यहाँ पे बंद सिरा कौन सा हो गया? जहाँ क्लैंप लगाया है, जहाँ क्लैंप लगा दिया वो बंद सिरे के रूप में हो गया। अब इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। बंद सिरा क्लैंप करने से यानी कि बंद करने से, यहाँ पे ये इसको हमने बंद कर दिया यहाँ से, अब इसको हमने यो बंद कर रखा है, इसका मतलब ये बंद सिरा बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पे तो पक्का हो गया कि निस्पंद बनेगा, और यहाँ पक्का हो गया यहाँ प्रस्पंद बनेंगे। अब इतना सरल बता दिया मैंने, अब तो आगे करो। 1 मिनट का क्वेश्चन है।
देखते हैं, कंफ्यूज मत हो, जो भी है ध्यान से देखो कैसे बनेगा। मैं इसका बता देता हूँ डायग्राम कैसा होगा, ये बता देता हूँ। चलो, खुले सिरे पे प्रस्पंद, बंद सिरे पर निस्पंद। अब तो अपने सीधा सिद्धांत है, यहाँ निकालना है अपने। क्या करते हैं, वही सिद्धांत रखना है कि एल में अब कितने बन रहे हैं, लैम्डा, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 कितने हो गए, लैम्डा बाई 2 बन रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू। ठीक है, तो यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन 2 म्यू इज इक्वल टू एल। हमें क्या निकालना है, ध्वनि की गति v, तो v क्या होगी 2l म्यू, l क्या है 2l, 1 मीटर है, 1 मीटर इंटू म्यू क्या है किलो हर्ट्ज, यानी कि 10⁻³ सो 2.53 इंटू 10⁻³ यस। इस बच्ची ने बिल्कुल पहले सही निकाला था, बहुत अच्छा था, इतनी जल्दी निकालना चाहिए वैसे, लेकिन बाद में क्यों अपने अपना कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रही थी। बंद मीन्स बीच में से बंद है बेटे, लेकिन आपने अच्छा दिमाग लगाया था, और इस तरह के क्वेश्चंस को कम से कम सॉल्व करने की तरफ बढ़ने लग गए आप लोग, ये बहुत खुशी की बात है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कठिन होती हो, और केवल इसके अंदर हमें मन में ये पता लगाना था कि ये तरंग अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है। जैसे अगर आपको पता चलता है अनुदैर्ध्य, तो आपको वो सिद्धांत याद रखना था, खुले सिरे पर प्रस्पंद बनेगा, बंद सिरे पर निष्पंद बनेगा। तो यहाँ ये बंद सिरा हो गया, ये खुला है, यहाँ पे अपना प्रस्पंद बन गया, यहाँ निष्पंद। इसी प्रकार यहाँ पे प्रस्पंद बन गया, यहाँ पे निष्पंद बन गया। एल इजिकल टू, छोटा मेथड अपना याद रखना है, कोई किताब के लिए 5, 10, 20 स्टेप नहीं करने अपने को। निकाला एल इजिकल टू लैम्डा बाई 2 आंसर। ठीक है ना, कितना सरल है ये सब IIT के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए कोई घबराना नहीं चाहिए कि IIT कोई बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। अच्छा, इससे पहले एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको वैसे पढ़ रखी होगी लास्ट आपने पिछली बार। अनुनाद का क्या मतलब होता है, रेजोनेंस। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये पाइप है, यहाँ पानी भरा हुआ है, मान लीजिए, तो जो ट्यूनिंग फॉर्क है, जब ट्यूनिंग फॉर्क को अपन करके दबाया, इसमें जो आवाज़ निकली, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर दोनों बराबर हैं या आसपास आ गई हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, अनुनाद करना। यानी कि अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसी सिद्धांत को अपन यूज करेंगे, या आपको पहले से हिंट दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना फायदे में रहोगे। ये सारे आपको इनमें से 2-3 अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगे। और क्वेश्चन हमेशा अनसॉल्व वाले ही करने चाहिए अपने को, ऐसी किताब लेके नहीं बैठनी चाहिए जिसके अंदर कि उसका हल दिया हुआ क्वेश्चन अपन ऊपर पढ़ के करना ही सॉल्व करें, कभी उससे प्रैक्टिस नहीं होगी। क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक के पीछे दिए हुए अनसॉल्व क्वेश्चंस, चैप्टर के अंत में। कभी भी सॉल्व क्वेश्चंस को करना नहीं चाहिए, कोई हैंड बुक हो गई, दूसरी बुक है, उसे सॉल्व ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन, अपन ने कहा इस क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप जरूर देख लोगे उसके अंदर, ये पूरी स्वाभाविक है। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना उन्हीं क्वेश्चंस को जो उसका कि हल नहीं दिया हुआ है, जिससे अपन हल यहां बैठ के खोजें। अब क्वेश्चन है, एक पाइप
जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा है, वह इसका एक सिरा बंद है। अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया? यदि किसी स्रोत यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क, यदि किसी स्रोत, क्या कहते हो आप ट्यूनिंग फॉर्क को हिंदी में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक पाइप जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा है, वह इसका एक सिरा बंद है। यदि किसी स्वरित्र की आवृत्ति 430 हर्ट्ज है, तो कौन सी गुणावृत्ति पर पाइप अनुनाद करेगा? जबकि हमें v दिया हुआ है, v तो अपने यहाँ दिया हुआ है 340 मीटर प्रति सेकंड। v वेलोसिटी दी हुई है। यानी कि इसका जो ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी इस पे साउंड चल रही है वो दी हुई है 430 हर्ट्ज। करने की कोशिश करो बेटा, आप करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? करो, करने की कोशिश करो, गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करना बहुत जरूरी है। जैसे आप बढ़ो तो क्वेश्चन करने के लिए आगे तो बढ़ोगे, नहीं तो हम क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आगे बढ़ना कैसे है। बढ़ने की कोशिश करो, गलती हो कोई चिंता नहीं, आप सीखने के लिए तो आए यहाँ पे। कोई आया मैं आंसर? अनुनाद करेगा मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वो जो विधा हम निकालेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर आनी चाहिए, करीब बराबर आनी चाहिए। जब भी तो होता है ना अनुनाद, जबकि जो पाइप के अंदर जो ध्वनि आ रही है और हमने ट्यूनिंग फॉर्क से जो ध्वनि निकाली है, उन दोनों की आवृत्ति करीब बराबर हो। अब मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको। गुणावृत्ति तो हमेशा पूर्णांक में होती है। गुणावृत्ति तो हमेशा 1 3 5 है ना। ये अगर एक सिरा बंद है तो 1 3 5। हाँ बताओ बेटा, कितना बेटा? 7वीं। ओके, और बताओ।
ये तो पहली वाली फर्स्ट गुणावर्ती है, तो ये होगा। इसके बाद दूसरी कौन सी गुणावर्ती हो सकती है, ये हिंट दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे आपने ट्यूनिंग फॉर्क बता रखा है। ये तीसरी गुणावर्ती होगी। तीसरी गुणावर्ती क्या होती है, यहाँ पर L इज इक्वल टू अपन ने दोनों इक्वेशन लिख दिए हैं यहाँ पर। अब जरा देखो जरा क्या हो रहा है। अब कौन सी वाली कंडीशन में, यानी कौन सी वाली विधा में ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा होगी जो कि इस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो, ये निकालना है, सीधी सी बात। यानी कि इसके साथ कब अनुनाद करेगी, जबकि यहाँ पे जो ध्वनि पैदा हो रही है, ध्वनि की तरंग पैदा हो रही है, उसकी जो आवृत्ति है इसकी आवृत्ति के बराबर हो, करीब करीब। है। और दूसरी देखो, दूसरे में क्या हो रहा है, कितनी आ गई, कितनी आ रही है। और बताओ किसने किया, दूसरा जो तीसरी गुणावृत्ति में कौन कितनी आ रही है आवृत्ति, पहली वाली की मिलान किया तो कितनी आई, 422 कैसे, अभी करके देखेंगे अपन क्या आएगी। और बताओ किसी बच्चे ने किया, कितनी आई थी आवृत्ति। हाँ, और बताओ कितनी फर्स्ट की किसने निकाली, आप बेटा आप ट्राई नहीं कर रहे करने की, कर रहे हो आप, उसके आगे वाले मत देखो, आपको तो खुद करना पड़ेगा, एग्जाम में तो खुद करना है। एग्जाम में कोई किसी की सहायता करने नहीं आएगा, सबको अपने अपने क्वेश्चन हल करने, गलत कोई दिक्कत नहीं है, गलत रास्ता है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ करके देखेंगे ना। अभी क्या आ रही बेटा तुम्हारी, क्या है 400 कितनी, 425 समथिंग। चलो अब इसको अपन देख लेते हैं कि अल्टीमेटली क्या आएगी। अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो न्यू कितना है, V/4L। कितना सरल क्वेश्चन है, देखिए मतलब बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। यहाँ अपने को V पता है 340, ये पता है 4 और 0.2, तो क्या हो गया, कितनी हुई, यानी कि 0.8 अपॉन 3, इसका 340। अगर इसको हम ले जाते हैं तो क्या आएगा, 8 चौक 32, 2 बचे, कितना आया, इतना सवाल है केवल। और जैसे ही अपन ने देखा कि 425 आ गया यहाँ पे, और इसका कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 430, इसका मतलब ये दोनों अनुनाद करेंगे। एग्जाम में इतना सा देखना है केवल। एग्जाम में क्यों कंफ्यूजन आते हैं, अपन ने देखा पता नहीं क्या क्वेश्चन हो रहा है, क्यों अनुनाद कर रहा है, कौन सी गुणावृत्ति पे क्या हो रहा है। अगर हम ये चित्र बना के देख लें और यहाँ इसको ट्यूनिंग फॉर्क दिखाएं तो अपने को एकदम समझ में आ जाएगा कि ये इस ट्यूनिंग फॉर्क की जो आवृत्ति है उसके बराबर वाली आवृत्ति हमको निकालनी है। और हमको पता है एग्जाम में कभी भी ऐसा तो आएगा नहीं, छठी या सातवीं तो आएगी नहीं गुणावृत्ति निकालने के लिए, हमेशा पहले दूसरे में से एक आएगी, पहले और दूसरे में से एक आएगी, हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में।
हमने पहले वाला करके देखा, आ गया। और दूसरा भी सरल था, दूसरे में कौन सी दिक्कत थी? दूसरा 3/1275, ये तो इतनी जाए थी, इसका मतलब वो तो अनुनाद ही नहीं कर सकता उसके साथ। तो अनुनाद कब कर सकते हैं? जबकि दो स्रोतों की आवृत्ति करीब करीब बराबर हो। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो ये 3 तरह के ही क्वेश्चन आते हैं पाइप के, और चौथा कोई तरीका नहीं है। केवल ये 3 तरह के ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। 3 तरह के हो गए ना, 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक में तो अनुनाद करके निकाला, एक में हमने उसकी लंबाई निकलवाने की कोशिश करी, और एक में आवृत्ति निकालने की कोशिश की, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में पाइप में से। लेकिन हमको ये पता रहना चाहिए कि खुले पाइप में क्या हो रहा है, बंद पाइप में क्या हो रहा है। भूल जाओ एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ये अपने को इसका ये छोटा सा जो रास्ता है, बस यही याद रखना है। कुछ बड़ा याद नहीं रखना है इसके अंदर। इसको सॉल्व करने के लिए यही तरीका है जो सबसे ईजी है। ठीक है, अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब पैदा होता है इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि हमारे पास कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर अगर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है या मोटे तले की बनी हुई है, और इस पर हमने यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क को रबर से मार के उसको हिलाया, इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होती है। ट्यूनिंग फॉर्क की हमेशा फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, जिससे कि हम निकाल सकें कि दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरी आवृत्ति कैसे निकलेगी। जब इसके यहाँ से तरंग निकली हैं, जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसकी तरंग निकलेंगी। ये तरंग जब नीचे पहुंचेगी तो इसके अंदर यदि इसकी लंबाई ऐसी है, यदि इस पाइप की लंबाई ऐसी है कि जिससे जो आवृत्ति बन रही है वो इसकी आवृत्ति के अगर बराबर है तो अनुनाद होगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मैंने पहले दिन भी बताया था कि अगर हमने एक सितार लिया और एक मुंह से बोल रहे हैं सा, एक सितार का सा बोल रहे हैं, तो हमने बोला सा, तो सितार का भी जब सा बजाएंगे तो जब इसकी आवृत्ति जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ सा की, और तार से जो निकल रही है सा, जब उसकी दोनों की मेरे को कान में कोई भी बीच में गैप नहीं सुनाई दे रहा, दोनों आवृत्ति समान है, तो इसका मतलब गैप नहीं सुनाई देगा, तो हम उसकी टेंशन धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, टेंशन को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे। जैसे ही हमारे को अपना मुंह में जो आ बोल रहे हैं आ, और जो तार का आ है वो बराबर हो, यानी कि जो उसकी ध्वनि से जो ध्वनि पैदा हो रही है सितार के तार से, और हमारे मुंह से जो ध्वनि पैदा हो रही है आ की, वो दोनों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं अनुनाद। ये मूल सिद्धांत है अनुनाद का, और याद रखने का यही तरीका है कि हम सितार में या हारमोनियम में जब लेके कुछ करते नहीं, उसको हारमोनियम बजा रहा है वो एक पे रख लेता है उंगली, एक पे लिया नी, अब कर नी 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 करता जाएगा, तो वो देखा कि ये ध्वनि क्या नी पे निकल रही है या नहीं निकल रही है। अगर वो नी की नहीं है इसका मतलब दोनों में अनुनाद नहीं है, और अनुनाद नहीं होगा तो म्यूजिक के साथ साथ क्या होगा ऐसा सुनाई देगा आपको, मतलब ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा। अगर दूर होगी दोनों की, क्योंकि मैंने बोला जब मैंने आवाज निकाली आ, तो यहाँ तो आ इस वाली आवृत्ति में गया आ, और जो दूसरा वाला जो मेरा स्रोत था वो बजा रहा है आ, तो वो मिल नहीं रहा, तो उसमें क्या होगा जब ये इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ये कम फ्रीक्वेंसी मिलेंगे तो बीच में आवाज़ ऊंची नीचे होती दिखेगी। देखा ना ऐसे होता है ना, ऐसे इस तरीके का। तो ये सिद्धांत समझ में आ जाना चाहिए, समझे कुछ। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इससे कि आदमी को हमेशा याद रहेगा। आपको कभी भूलोगे नहीं कि हाँ एक ऐसी चीज़ बताई थी बोल के जो अजीब सी लगी थी बोलने में, तो वही आपको पास याद रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो जोर और धीरे हो जाती है ध्वनि दो स्रोतों से,
जो जोर और धीरे हो जाती है, जो भी अपन ने करके देखा, उसको कहते हैं विस्पंद, उसको कहते हैं विस्पंद, यानी कि बीट्स। आप लोगों को पढ़ा होगा ना बीट्स, इसको कहते हैं बीट्स। अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो बच्चा वेट कर रहा होगा ये क्वेश्चन कहाँ अटक के रह गया। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था बेटा कि इसकी लंबाई है, पाइप की लंबाई और क्या दिया था, और ट्यूनिंग फोर्क की जो है ट्यूनिंग फोर्क की स्वरित्र की आवृत्ति कितनी थी, आवृत्ति कितनी रखी थी 430, और ध्वनि की कितनी दे रखी 430, क्या दे रखा है 430 हर्ट्ज, और हमने क्या था ध्वनि की गति दे रखी है 340 मीटर्स पर सेकेंड। अब बेटा इस क्वेश्चन में यह है कि ऐसी कौन सी आवृत्ति होगी, यानी कि इसकी पहली विधा होगी या तीसरी विधा होगी या पांचवी होगी, जिसके अंदर की आवृत्ति इसकी आवृत्ति के बराबर मिले, जिससे कि अनुनाद हो। अनुनाद कब होगा, जबकि दोनों की आवृत्तियां करीब करीब समान होंगी। तो हमको यहाँ क्या करना है, क्या इस क्वेश्चन में देखना है कि ऐसी कौन सी विधा की गुणावृत्ति होगी जिसकी की आवृत्ति स्वरित की आवृत्ति के बराबर हो। जब अभी मैंने आपको इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके बताए थे, तो उसका मतलब यही था कि अगर दोनों की आवृत्तियां बराबर हैं तो अनुनाद होगा, और अगर आवृत्तियों में ज्यादा फर्क है, जैसे कि हम तीसरा निकाल के देख रहे थे, तो जैसे मैंने बताया था आवाज जोर की और धीरे आएगी, आप जोर बोल रहे हो, वो धीरे से बोलने की कोशिश कर रहा है, तो पूरी जो है वो जोर धीरे की चलने लग जाएगी आवाज। तो फिर इसको हम टाइट करके हम इसको बताने की कोशिश करेंगे कि भाई अब कैसे हो इसका। तो इसलिए हमने देखा कि पहली विधा, इस पहली विधा में L क्या होता है, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, क्योंकि ये चौथाई लैम्डा का चौथाई हिस्सा बन रहा है, केवल पूरा लैम्डा कैसे होता है, यहां केवल इसका चौथाई हिस्सा बन रहा है, इसलिए हमने लिखा L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। और लैम्डा क्या होता है ये हमको पता है कि V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन न्यू, यहां हमने रख दिया, तो L इज इक्वल टू V अपॉन 4 न्यू। ठीक है, अब हमने देखा न्यू कितना होगा, न्यू इज इक्वल टू V बाई 4L, और V दिया हुआ है 340 अपॉन 4, L कितना दिया हुआ है, बस इसको गुणा कर लो, कितना आया आंसर इसका 425। ठीक है बेटा, अब ये 425 हर्ट्ज इस 430 हर्ट्ज के काफी बराबर है, इसका मतलब ये अनुनाद करेगा। ठीक है बेटा, हाँ बोलो, कुछ और पूछना था कोई? ओके बेटा, यहाँ पे बोलो, अब आगे चलते हैं। विस्पंद कल पढ़ना चाहते हो या आज? विस्पंद बहुत सरल है, विस्पंद जो है ना, विस्पंद का सिद्धांत बता देता हूँ बहुत जल्दी से, नहीं कल वैसे भी दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो पहले वाला दोबारा बताऊंगा, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अभी आप जितने एक बार थोड़ा सा मन में बैठा लो क्या हो रहा है। अभी हमने क्या कहा कि अगर दो आवृत्तियां करीब करीब बराबर हों, है ना, दो अगर बराबर हो तो अनुनाद होता है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी में दोनों की आवृत्तियों में अंतर है, अगर अंतर है तो उसके कारण आवाज धीरे और कम हो सकती है, आवाज धीरे और कम हो सकती है। यानी कि अगर हम उदाहरण के रूप में ये लें, यहां टाइम है, यहां डिस्प्लेसमेंट है, इसको 11 भागों में बांटो,
हाँ, बीट्स, विस्पंद, विस्पंद मीन्स बीट्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11। ये कल डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, ध्यान रखना आप। इसकी अब फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कोई भी है, वो दी हुई है, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है ν1। यानी कि एक वेवलेंथ इज इक्वल टू ये मानी अपन ने, ठीक है ना, ये एक वेवलेंथ हुई, फिर ये एक वेवलेंथ हुई, फिर ये एक वेवलेंथ, इस तरह से बनाया, ठीक है। अब आप दूसरा बना दीजिए, इसके अंदर 11 हो। अब इतनी दूरी में 11 आएंगी तो इसका क्या मतलब होगा, इतनी ही दूरी में 11। अब इसका मतलब हाँ, पास पास का मतलब आवृत्ति ज्यादा है, ठीक है ना। अब इसको बनाओ, अब इसको बिल्कुल बारीक बारीक बनाने जो कि 11 हो। ये बराबर दूरी में बननी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी है 11 हर्ट्ज। तो अपन ने क्या बताया कि अंतर जो होता है दोनों आवृत्तियों का, वो कहलाता है बीट फ्रीक्वेंसी, विस्पंद आवृत्ति। विस्पंद आवृत्ति क्या होती है, विस्पंद आवृत्ति प्रथम सिस्टम की आवृत्ति माइनस दूसरे सिस्टम की आवृत्ति। कितनी सिंपल चीज है। अब यहां अंतर होने से फर्क क्या पड़ा, अगर यहां पे एक बार देखें तो इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो नीचे से कैसे बनेगी ये, अपन सिर्फ जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये अंतर फर्क हो रहा है। ये दोनों इसके अंदर हम जोड़ के बना रहे हैं तो कैसी हो रही है ये, अब बिल्कुल एक के एक नीचे नहीं है, इसलिए फर्क हो रहा है। तो अब ये इनके दोनों के एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्थापन करने से जो आवृत्ति बन रही है वो कहलाती है विस्पंद आवृत्ति। और विस्पंद आवृत्ति क्या होती है, प्रथम सिस्टम की आवृत्ति और दूसरे सिस्टम की आवृत्ति का अंतर।
बस इतना सही है इसका सिद्धांत। और अब जो विस्पंद हम जो कह रहे हैं कि विस्पंद की आवृत्ति यानी इस वाली बड़ी वाली जो हमको दिख रही है रिजल्टेंट जो तरंग दिख रही है उसकी जो आवृत्ति है, रिजल्टेंट की जो आवृत्ति है वो विस्पंद की आवृत्ति कहलाती है। यानी कि प्रथम सिस्टम की आवृत्ति और दूसरे सिस्टम की आवृत्ति का अंतर विस्पंद आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं बीट की आवृत्ति इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। सिंपल, कुछ नहीं करना है। ठीक है, दोनों का अंतर। अब हो सकता है कि ये छोटी हो ये बड़ी हो, ये हो सकता है ये बड़ी ये छोटी हो आवृत्ति, ये अपन देखेंगे प्रश्नों में क्या हो सकता है इसका, लेकिन सिद्धांत सिंपल है। बीट की आवृत्ति, पहले आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति का अंतर, इससे सरल तो कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है, इस सिद्धांत से कल आगे बढ़ेंगे हम लोग।